नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एडवांस प्रैक्टिस सेट में। जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं पूरी डिटेल के साथ कराए जाते हैं और सब हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं। जितने भी टॉपिक है हमारे सभी टॉपिकों से क्वेश्चन उठाए होते हैं। हिंदी साहित्य जो हमारा टफ टॉपिक है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है और साहित्य से जो भी क्वेश्चन हमारा आ जाता है, जिस कवि से पूछा जाता है उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ अपना सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, मंगलेश डबराल का यात्रा वृतांत है। कौन सा यात्रा वृतांत है? मंगलेश डबराल जी का। उससे पहले मंगलेश डबराल जी के बारे में टोटल जानकारी अपना समाप्त कर लेते हैं, जितने क्वेश्चन भी इनसे बनते हैं। देखो 1-2 मिनट लगती है, पूरे कवि अपने कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह से अपना रिवीजन भी हो जाता है। बात कर लेते हैं मंगलेश डबराल जी के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? 1948। और संबंध कहां से है तो बताना। टिहरी गढ़वाल से इनका संबंध है। मृत्यु 2020 और कहां हो जाती है? दिल्ली में। पुरस्कार दिया गया है इन्हें 2000 में हिंदी साहित्य अकादमी। किसके लिए? हम जो देखते हैं रचना के लिए मंगलेश डबराल जी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में दिया जा चुका है। अब बात कर लेते हैं इनकी जो रचना है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, कवि ने कहा, अत्याचारियों की थकान, अत्याचारियों के प्रमाण। दोनों अत्याचारियों से है, आपको याद रख लेना। कुछ कविताएं देख लेते हैं। जैसे संगतकार, तानाशाह, पिता का चश्मा, पहाड़ से मैदान, समय नहीं है, गुलामी, अंतराल, केशव, अनुरागी, पत्तों की मृत्यु, बच्चों के लिए एक चिट्ठी, घर, शांत है, खोई हुई चीज, गुमशुदा। नेक्स्ट, चांद की कविता, बारिश, मैं चाहता हूं, हथियारों का घोषणा पत्र, सोते जागते, सुबह की नींद, टॉर्च और मोबाइल। तो कुछ रचनाएं, कुछ कविताएं बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, अब भी रिपीट हुआ है। जैसे यात्रा वृतांत, इनका यात्रा वृतांत क्या है? एक बार आयोबा, और यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ गद्य संग्रह है, जैसे लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, ये इनके गद्य संग्रह है। कुछ छड़िकाएं, जैसे नए युग के शत्रु, आदिवासी, परछाई, घटती हुई ऑक्सीजन, महत्वपूर्ण है, पूछी जा चुकी है, हमारे पीसीएस के प्रीवियस पेपर में देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट, नुकीली चीजें, प्रतिकार और ठगे जाने में संतोष। ये सारी जानकारी किसके बारे में थी? मंगलेश डबराल जी के बारे में ये हमारे पास सारी जानकारी थी। ठीक है, तो इसी तरह से अपने सभी साहित्यों को कई बार पहले भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हम अपना कंप्लीट करते हुए चलते। क्वेश्चन जो पूछा गया था मंगलेश डबराल जी का यात्रा वृतांत पूछा गया था, तो इनका यात्रा वृतांत क्या है? एक बार आयोबा इनका यात्रा वृतांत है। जबकि कवि का अकेलापन, लेखक की रोटी, नए युग के शत्रु, ये रचनाएं भी मंगलेश डबराल जी की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं, आपको याद रखना है। सही है, इसी तरह से अपना कंप्लीट करते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, और क्या दिया गया है? निम्नलिखित में री के लिए गलत का चयन कीजिए। जो री दिया गया है हमारा, इसके लिए गलत का चयन करना है। कौन सा इसके लिए गलत दिया गया है, बताओ। पहले जो दिया गया है, जो हमारा री होता है मूल स्वर के अंतर्गत आता है। जी सर, मूल स्वर के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि मूल स्वर हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं, और इसी के अंतर्गत ही आता है। जैसे हमारा ए आता है, ई, उ आता है, और उसके बाद चौथा हमारा मूल स्वर री ही होता है। तो मूल स्वर होता है ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। जो री है हमारा अग्रस्वर है। जी सर, ये जीभ के आधार पर आता है, हमारा अग्रस्वर है। और आगे क्या दिया गया है? और ऊ के बाद ये आता है। तो आपको याद रखना है, जो हमारा री होता है ये हमारे ऊ के बाद आता है और ए से पहले आता है। ठीक है, किन दोनों के बीच में आता है ये भी आपको याद रखना है। इसका उच्चारण स्थान किसके बाद है? ऊ के, और किसके पहले है? री के।
और यहाँ जो दिया गया है ऊ के बाद आता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही दिया गया है। नेक्स्ट, री अर्धसंवृत होता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा मुख के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मुख के आधार पर हमारे स्वरों के कितने भेद होते हैं। मुख के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। और यहाँ पे जो दिया गया हमारा री अर्धसंवृत होता है, तो बताना ये गलत होता है। री हमारा अर्धसंवृत नहीं होता, तो फिर क्या होता है, ये हमारा अर्ध विव्रत होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। जो दिया गया था निम्नलिखित री के लिए गलत का चयन कीजिए। तो री हमारा संवृत नहीं होता, अर्ध विव्रत होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट उच्चारण स्थान के आधार पर भी याद रखना। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उच्चारण स्थान क्या होता है इसका, मुंह है, मूर्धा होता है। तो देखो री के बारे में एक ही आपको मात्र 2-3 मिनट में सारी जानकारी प्राप्त हो गई। तो इसी तरह से अपना पूरी डिटेल के साथ जो भी टॉपिक होता है कंप्लीट करते हुए चलते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है और वर्णमाला से, बताइए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में दंत व्यंजन नहीं है। कौन सा हमारा व्यंजन है जो दंत नहीं है। देखो पूरे व्यंजन दे दिए, ना कि स्पर्श से पूछा है। जैसे हमारा स दिया गया है, तो ये हमारा ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत आता है। ऊष्म संघर्षी में हमारे कितने व्यंजन होते हैं, 4। से और उसके बाद श और लास्ट में हमारा है हो जाता है, तो ये दंत होता है। उसके बाद नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन में भी कुछ आते हैं हमारे, जैसे ये, रे, ले और बे। और इससे अलग जो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन में हमारे दंत होते हैं। तो याद रखना, जो हमारा स्पर्श व्यंजन होता है इसमें जो हमारे दंत होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे ते, नेक्स्ट थे, ते, थे, दे, धे और ने। ठीक है, और यही से अपना क्वेश्चन बन रहा है। अब देख लेते हैं जो भी है दंत नहीं है, तो से जो दिया गया हमारा, ये हमारा दंत होता है। से क्या होता है हमारा, दंत होता है। जबकि षटकोण वाला से क्या होता है हमारा, ये मूर्धा होता है। सही है। और जो सबसे बड़ा से होता है ये हमारा तालु होता है। और जो है होता है हमारा उच्चारण के आधार पर ये क्या होता है, एक तो इसे याद रखना, ये हमारा हंस पद होता है। और इसे ही क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र बोल देते हैं। ठीक, तो जो से दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, ये तो हमारा दंत होता है। उसके बाद थे, थे हमारा दंत होता है, क्योंकि थे तो हमारा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया हमारा ले, ले भी हमारा अंतस्थ व्यंजन में दंत होता है। ले हमारा दंत होता है, रे भी हमारा दंत ही होता है, और ये जो है हमारा ये तालु होता है। और लास्ट में जो बे होता है, ये हमारा बे होता है दंत और ओष्ठ होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बे हमारा दंत नहीं होता है, तो फिर ये क्या होता है, ये हमारा दंत ओष्ठ होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात अंतस्थ व्यंजन का जो व है ये हमारा क्या है, दंत ओष्ठ है, ना कि दंत होता है। सही है, तो आप देख सकते हो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। जो भी क्वेश्चन अपने अच्छे होने वाले। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा पत्र लेखन से, और क्या दिया गया है इसमें पत्र लेखन के बारे में। क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है, किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं। देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। एक पत्र है जो हमारा सरकारी ऑफिस में भेजा जा रहा है और उसी की कॉपी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं, तो बताना। उसे बोलते हैं प्रतिलिपि। क्या बोलते हैं, प्रतिलिपि है जब एक मेन जो हमारा पत्र होता है सरकारी ऑफिस में जाए और उसकी कॉपी उससे संबंधित अन्य ऑफिसों में जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिलिपि बोलते हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है विशेषण नहीं है। कौन सा है हमारा जो विशेषण नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ। सुगंधित, सांसारिक,
संचित या संक्षेप, बताइए कौन सा है हमारा जो हमारा विशेषण नहीं होने वाला? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। संक्षेप हमारा विशेषण नहीं है, ये हमारा विशेष्य है। तो सर इसका विशेषण क्या होगा? विशेषण होगा इसका संक्षिप्त। क्या होगा? संक्षिप्त इसका हमारा विशेषण बन जाएगा। क्लियर है? तो जो दिया गया था विशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। विशेषण के बारे में आपको पता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? भेद आपको याद रखने हैं अगर आपको हिंदी बहुत अच्छी करनी है। जो अभी पेपर हुआ था आपका, जो पेपर हुआ क्लर्क वाला, जितने भी क्वेश्चन कराए थे उसी आधार पर आए हैं, क्योंकि जो आयोग से पूछे जाते हैं उससे एक कदम आगे ही अपने क्वेश्चन होते हैं। सही है? तो क्वेश्चन जो दिया गया है विशेषण के बारे में आपको कंठस्थ होने चाहिए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो बताना 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा गुणवाचक, दूसरा कौन सा होता है हमारा? परिमाणवाचक, गुण परिमाण, तीसरा संख्यावाचक, और चौथा क्या होता है हमारा? सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं आपको बताना है? 4 होते हैं। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और जो हमारा ये क्वेश्चन था इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइए क्वेश्चन है आपके सामने और क्या पूछा गया है? पतन करना में क्रिया होगी, बताओ पतन करना में कौन सी क्रिया हमारी होगी? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया तो बहुत आसान है, अब तो आपकी याद हो गई होंगी कि ऐसी क्रिया जो हमारी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है। परिभाषा जरूर याद रखना सभी की हिंदी में कि नाम धातु क्रिया की क्या परिभाषा होती है? संज्ञा सर्वनाम से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट नाम बोधक क्रिया क्या होती है? तो नाम बोधक क्रिया वे क्रियाएं होती है जो हमारी संज्ञा और विशेषण शब्द के साथ, संज्ञा और विशेषण शब्द के साथ क्रिया से जुड़ जाती है। उसे क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे एक शब्द लिखते हैं विनाश करना, पूरा क्या बना? विनाश करना। अब देखो इसमें जो विनाश है ये हमारा क्या है? संज्ञा है। और करना क्या है? ये हमारा क्रिया बने। ठीक है? तो संज्ञा के साथ जुड़ी हुई आई क्रिया, तो ये क्या बन जाएगी? हमारी नाम बोधक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें पतन में दिया गया है, पतन जो दिया गया है ये क्या है? हमारा संज्ञा है। पतन संज्ञा शब्द है। और करना क्या है? पतन करना ये हमारा क्रिया है। तो जो क्रियाएं संज्ञा और विशेषण के साथ, देखो अच्छे से समझना, जो क्रियाएं संज्ञा और विशेषण के साथ चिपक जाती है उसे नाम बोधक कहते हैं। और जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है, विशेषण से बनती है, ठीक है, तो वो हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती है। अलग अलग है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया गया है अनुकरणात्मक क्रिया। ये हमारी ऐसी क्रियाएं होती है जो हमारी ध्वनि से उत्पन्न होती है। ऐसी क्रियाएं जो हमारी ध्वनि से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? नाम धातु सॉरी अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एक शब्द है, देखो लिख देते हैं हम खट खट। एक शब्द लिख दिया खट खट, और इसी से क्या बन जाएगी हमारी? खट खटाना, खट खट खटाना। तो कैसे बनी? ध्वनि से बनी है। खट खट की आवाज आएगी और पूरी एक क्रिया बन जाएगी खट खटाना। इसी तरह से और भी बन जाती है। जैसे एक शब्द लिख देते हैं थप, फिर लिख देते हैं थप, और इसी से क्या बन जाएगी? इसी की आवाज से, इसी की ध्वनि से थप थपाना। सही है? तो अनुकरणात्मक क्या होती है बताना? ऐसी क्रियाएं जो हमारी ध्वनि से बनती है। किससे बनती है? ध्वनि से। और सजातीय क्रियाएं क्या होती है? तो बताना जब, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको परिभाषा याद रखनी है। जब कर्म
तथा क्रिया, जब कर्म तथा क्रिया एक ही धातु से बने हों। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, जब कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हो उसे क्या कहते हैं? सजातीय क्रिया। सर कोई उदाहरण है क्या? बिना उदाहरण के तो बात भी नहीं बनेगी, आपको याद रखना है। जैसे एक शब्द लिख देते हैं हम, चाल चलना, चाल चलना। तो चाल और चलना एक ही धातु से बने हैं। ठीक है, जैसे चाल धातु है, उसके बाद नेक्स्ट अगला शब्द देख लेना, खाना खाना। तो एक तो खाना है ये हमारा खाना, और दूसरा है हमारा खाना। तो ये किससे बने? हमारे खा धातु से बने हैं। ठीक, तो याद रखना, जब कर्म और क्रिया एक ही धातु से निर्मित हो तो बन जाती है हमारी सजातीय, अर्थात एक ही जाति की आ जाएगी कर्म और क्रिया। अनुकरणात्मक ध्वनि से उत्पन्न होती है। नाम बोधक और नाम धातु में, ठीक है, अलग अलग होती है, आपको अच्छे से याद रखना है ये। ठीक, इसके बाहर कुछ नहीं होता, यहीं पे अपना क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी हमेशा के लिए। सही है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा प्यारा और अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने। लिंग संबंधी अनुपयुक्त बताना है। कौन सा ऑप्शन हमारा गलत होने वाला है? लिंग संबंधी, बताइए लिंग के आधार पर। लिंग के बारे में जो आपको याद रखना है कि इसकी पहचान कैसे होती है। लिंग की पहचान किससे होती है तो बताना, लिंग की पहचान संज्ञा शब्द से होती है। सही है, 100% सही होता है। पूछा जाता है कि लिंग की पहचान किससे होती है, बताना संज्ञा शब्द से होती है। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग संज्ञा से पता चलता है। कौन सा हमारा गलत दिया गया है? गलत ये ना, हाँ, अनुपयुक्त बताना है, गलत बताना है। विद्वान का विदुषी होता है, कर्ता कर्ती, सम्राट सम्राज्ञी, भगवान भगवती। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत दिया गया है। कर्ता का कर्ती नहीं होता, कर्त्री होता है, ये शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा गलत, जो हमारा गलत है ये हो जाएगा। सही है, रिपीट है, और रिपीट ही होता है क्वेश्चन। जब आप एक बार करने लगोगे फिर उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन मिलने लगते हैं, फिर कुछ नहीं बचता है। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? कौन सा वाक्य हमारा जो मिश्र वाक्य नहीं होने वाला, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए कौन सा वाक्य हमारा जो मिश्र नहीं होने वाला है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इससे पहले जो आपको याद रखना है, इसकी कुछ परिभाषाएं होती है मिश्र वाक्य की, और 1000 बार मैं आपसे बता चुका हूं कि मिश्र वाक्य में देखो कौन कौन से शब्द आते हैं। एक तो शब्द आएगा बीच में दो क्रियाओं के की, उसके बाद आएगा वह, उसके बाद आएगा उसे, की वह उसे, फिर आएगा देखो तो, फिर आएगा तक, और उसके बाद सभी जय वाले शब्द। सभी जय वाले शब्द कैसे? जैसे शब्द आएगा एक में जब, और उसके साथ आएगा तब, जब तब, जितना उतना, जब तब जितना उतना, जैसा वैसा। ठीक है, तो आप देखोगे सब शुरू किससे हो रहे हैं? जैसे शुरू हो रहे हैं। जब तब जितना उतना, जैसे, जियो तियो, जियो भी हो सकता है, आपको याद रखना, जियो तियो। तो सब जय वाले किस में आते हैं बताना? मिश्र में आते हैं, ये इसकी पहचान है। अब देखो नेक्स्ट इसमें दिया गया है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो जैसा आया है, तो ये हमारा मिश्र है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें, ठीक है, पहचान लो, जय आ जाएगा। आगे क्या दिया? यह वही बच्चा है जिसे, आसान है, ऑप्शन नंबर डी लगा दो, अपने आप आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं मिश्र वाक्य, आपको याद रखना, एक तो हमारा सरल, दूसरा संयुक्त, और तीसरा मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र हमारे तीनों होते क्या है तो बताना, ये हमारे रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। शब्द भेद नहीं बोला है, वाक्य भेद है। शब्द भेद होंगे तो वो बदल जाएंगे। जो शब्द भेद होते हैं वो होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये हमारे वाक्य भेद है। सही है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
बर्तनी से क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिस सेट कराए और बर्तनी ना हो ऐसा मजा ही नहीं आता प्रैक्टिस सेट करते समय। बताओ, शुद्ध बर्तनी बतानी है, मैंने सब में चारों में एक सही दे रखा है, दुर्निवार। कौन सा शुद्ध हो जाएगा हमारा? दुर्निवार। बताओ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दुर्निवार हमारा शुद्ध लिखा हुआ है, अन्य जितने में भी लिखा हुआ है सब में अशुद्ध ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बताओ, देखो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? भाषा के संबंध में संसद कानून बनाएगी। ये बिल्कुल सही बात है, इन्होंने क्वेश्चन लिख दिया है अच्छे से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाषा के संबंध में कौन कानून बनाता है, तो बताना संसद ही कानून बनाती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इधर कर लेते, बड़ा हो गया, कैसे लिखा हुआ है बताओ। अब भाषा के संबंध में संसद कानून बनाएगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह प्रावधान किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि हमारी संसद कानून बनाएगी? ये बात आपसे पूछी गई है। पहले तो आपको ये याद रखना, क्वेश्चन जो पूछा गया हमारे राजभाषा से पूछा गया है। कहां से पूछा गया? राजभाषा, राजभाषा से। राजभाषा आयोग हमारे कौन से भाग के अंतर्गत आता है? तो बात कर लेते हैं, भाग होता हमारा 17। ठीक, नेक्स्ट जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 349 में क्या प्रावधान किया गया है? तो 349 में यही प्रावधान किया गया है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाषा के संबंध में संसद कानून बनाएगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो बताना अनुच्छेद, ठीक है, 349 में। 349 के अंतर्गत है कि संसद कानून बनाएगी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बात कर लेते जो अनुच्छेद 343 है, इसमें क्या प्रावधान है? 343 में, तो इसमें प्रावधान है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी हमारी? देवनागरी होगी। ठीक, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत बोला गया है। जबकि अनुच्छेद 344 में क्या है? तो बताना, इसमें हमारे राजभाषा आयोग का गठन है। किस चीज का प्रावधान है? तो बताना, आयोग का गठन है इसमें। राजभाषा आयोग का गठन किसमें? 344 में। उसके बाद नेक्स्ट बताइए, इसमें क्या होगा? 345 में क्या प्रावधान? तो इसमें प्रावधान किया गया है राज्य की राजभाषा, जो अपने राज्य होते हैं सबकी, तो बताना राज्यों की राजभाषा का प्रावधान किसमें है? बताना अनुच्छेद 345 के अंतर्गत है। सही है, तो ये जानकारी थी, आपको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। राजभाषा आयोग के बारे में आपको याद रखना कि हमारे राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो हमारे पहले राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में, सभी को पता है 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे पहले? बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर इसके पहले अध्यक्ष थे। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट है, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। कर, बैठ और चल आदि जो धातु है किस प्रकार की? धातु सा क्वेश्चन पूछा गया है। कर, बैठ और चल आदि धातु किस प्रकार की दी गई है? तो याद रखना, ये हमारी मूल धातु है, मूल धातु है। और इसमें हम अपना क्या करेंगे? प्रत्यय जोड़ देंगे। जैसे जो कर है इसमें हम ना जोड़ देंगे तो हो जाएगा करना, बैठ में ना जोड़ देंगे तो बैठना, चल में ना जोड़ देंगे तो चलना। ठीक है, तो इनमें ये मूल धातु है, याद रखना। कर, बैठ और चल क्या है? हमारे मूल धातु। सही है, जबकि इसमें कुछ हम ऐड कर देंगे तो उसे हम क्या करेंगे? यौगिक धातु कर देंगे, उनमें हम योग कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये मैं मानता हूं कई बार हमारे डायरेक्ट एग्जामों में पूछा गया है। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, औलाद किस भाषा का शब्द है? बताओ, औलाद किस भाषा का शब्द है? जिस भाषा का शब्द औलाद है उसी भाषा का शब्द हमारा अखबार आता है। बताओ, अखबार।
उसी भाषा का शब्द हमारा मौसम होता है। अखबार भी उसी भाषा का है। अन्य जो शब्द हो जाएंगे जैसे सुल्तान भी उसी भाषा का शब्द है। किताब, बताइए ये सब किस भाषा के, सब महत्वपूर्ण है जो हमारे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। यतीम, वकील साहब, वकील, वकील आएंगे तो अदालत, वकील, अदालत, औरत, बीमारी आ जाएगी, हैजा। बताइए ये सब किस भाषा के शब्द हैं? तो ये सब हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। और औलाद भी किसका है? अरबी भाषा का ही शब्द है। ये महत्वपूर्ण है। अखबार, मौसम, सुल्तान, इस तरह से कुछ शब्द होते हैं जो हमें याद करने होते हैं। ठीक, तो याद रखना। नेक्स्ट संधि पूछी गई है आपसे, और क्या दिया गया है? अति धन उक्ति में कौन सी संधि होगी ये तो नहीं पूछा है, इसका पूछा है हमारा संधि विच्छेद क्या होगा। पहले तो संधि याद रखना, कौन सी संधि है? संधि हो जाएगी हमारी यण संधि। और कौन सा रूप हमारा सही हो जाएगा अति उक्ति में? बताओ, अति उक्ति कौन सा शुद्ध रूप हमारा प्रदान हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अतिउक्ति, अति धन उक्ति, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिभाषा पूछी है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अकर्मक या सकर्मक? तो आपको याद रखना, ऐसी क्रिया जो कर्म का बोध ना कराए उसे अकर्मक क्रिया कहती है। जैसे चलना, ठीक है, कोई कर्म नहीं है। नेक्स्ट सोना, दौड़ना, ठीक है, चलना, सोना, दौड़ना, तो ये सब क्या हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताओ क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताना, कौन सा है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इस तरह से भी क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। और यहाँ पे देखो आपके सामने पूछ लिया गया है कि अर्थ के आधार पर हमारे कितने वाक्य भेद होते हैं। तो आपको याद रखना, पहले तो क्वेश्चन को बाद में करना, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताओ कितने होते हैं। तो अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य भेद होते हैं 8। सही है, 8 में कौन कौन से हैं? एक तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हमारा संदेहवाचक, दूसरा इच्छावाचक, तीसरा संकेतवाचक और चौथा आज्ञावाचक। 4 तो ये हो गए। इससे अलग के जो होते हैं, 5वां होता है विधानवाचक, विधानवाचक। उसके बाद एक होता है नकारात्मक, जिसे बोलते हैं निषेधवाचक। एक होता है प्रश्नवाचक, और लास्ट होता हमारा एक विस्मय आदिबोधक। तो टोटल कितने होते हैं? तो बताना, टोटल होते हैं 8। ये आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। ये तो आपकी तरफ क्या था, एक संकेत है, एक इशारा है कि आप बुलाते तो हम जरूर आते। जो इशारा करते हैं इशारे में बताया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन आसान है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे आते रहते हैं, क्योंकि जो हमारे कुछ होते हैं, कुछ क्वेश्चन तो बहुत हमारे आसान आते हैं। बताओ, जो हमसे पूछा गया है, सर्वनाम का प्रकार नहीं है, कौन सा हमारा सर्वनाम का प्रकार नहीं है? तो सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? तो पहले तो बताना 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। टोटल कितने हो गए?
5, एक बचा है हमारा निजवाचक। ठीक, अब जो इसमें नहीं दिया गया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पुरुष भी होता है, निज भी होता है, प्रश्न भी होता कौन सा नहीं है, गुणवाचक नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सर गुणवाचक क्या है, ये हमारा एक विशेषण होता है। ठीक, ये विशेषण का भेद दे दिया था सर्वनाम में, बाकी और कुछ नहीं है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताना, 6 भेद होते हैं, कंठस्थ रखना, याद रखना संज्ञा सर्वनाम के। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बता, विलोम शब्द, 4 क्वेश्चन एक ही फ्रेम में, गलत का चयन करना है। कौन सा विलोम शब्द है हमारा जो गलत दिया गया है, मूक का वाचाल, संपन्न का विपन्न, मित व्यय अल्प व्यय, उसके बाद नेक्स्ट सम्मुख विमुख। बताइए, सही सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है अभी तक आपसे सोल्व ना हुआ, लग रहा हो आपको कि चारों ही सही है, लेकिन चारों सही नहीं है, एक गलत है। बताओ, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में मित व्यय, इसका अल्प व्यय जो है ये गलत होता है, अल्प नहीं होता अप होता है, मित व्यय का अपव्यय होता है ना कि अल्प व्यय होता। अल्प तो कम है, ठीक है, अप बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। तो मित व्यय का क्या होगा, अपव्यय होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बताइए, ब्यूरोक्रेसी पूछा गया हमसे, ब्यूरोक्रेसी, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कभी कभी हमें देखने को मिलते रहते हैं। बताओ क्या होता है ब्यूरोक्रेसी, पहले तो अर्थ याद रखना इसका, क्या होता है नौकरशाही, लेकिन समानार्थी पूछा है इसका, समानार्थी क्या होता है तो बताना, अधिकारी तंत्र होता है। सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट ब्राह्म चिन्ह से क्वेश्चन है और बताना है कौन सा हमारा गलत दिया गया है, कौन सा ब्राह्म चिन्ह हमारा सही नहीं दिया गया है। बताओ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आप कानपुर से कब आए, राम, उसके बाद चिन्ह लगाओ ब्राह्म चिन्ह, राम श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। बताइए किसमें है हमारा जो गलत दिया गया है, कौन सा ऑप्शन हमारा गलत होने वाला है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ, देखो बात कर लेते हैं जो दिया गया गलत, ये हमारा जो दिया गया है गलत है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जो हमारे उद्धरण चिन्ह दे दिए, ये दोहरे उद्धरण चिन्ह दे दिए, अर्थात दो वाले उद्धरण चिन्ह दे दिए, जबकि यहां पर एक उद्धरण चिन्ह आने थे, इकहरा वाला उद्धरण चिन्ह आना था यहाँ, ठीक है। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह कहां था, दोहरा उद्धरण चिन्ह वचन में आता है, जब हम कोई वचन या कोई नारा बोलते हैं, वचन या नारा, तब आता हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे गांधी जी ने कहा, बोलते ना कि जैसे यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, तो यहाँ पर इनका उपनाम जोड़ा गया है, तो यहाँ पे इकहरा आना था, जबकि वचन हो जाता या कोई अपना नारा हो जाता। जब गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो वो जो भारत छोड़ो हमें बंद करना था, वो दोहरे उद्धरण चिन्ह में करना था, ठीक है। तो ये उद्धरण चिन्ह होते हैं, इसे उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, आपको याद रखना। जब कभी भी आप ये क्वेश्चन करते हो आप ब्राह्म चिन्ह वाले, और अगर कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए आपके सामने और कहीं भी आपको ये मिल जाए इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह, तो आपको वहां पर आराम से रुक जाना है, क्योंकि वो रुक के ही क्वेश्चन सही हो सकता है। क्योंकि किसी का नाम और उपनाम आ जाए ना, जैसे उपनाम आ जाए, जैसे यहीं पे दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनका उपनाम है, तो उपनाम में आता भैया हमारा इकहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है, हमेशा याद रखना। जैसे हम बोल देते हैं गांधी जी और ब्रैकेट में लिखते हैं बापू, तो बापू को हम उपनाम में लाएंगे, इकहरे उद्धरण चिन्ह में लाएंगे। जबकि गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, या बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूंगा, तो वो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं लेकर रहूंगा, वो हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह आएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इकहरा उद्धरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह, सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताओ क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया हमारा, क्या दिया गया है, इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है, कौन से हमारे अव्यय होने वाले, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। किसकी गणना हम अव्यय के अंतर्गत करते हैं, अव्यय के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अव्यय के भेद पूछे जाए कितने होते हैं,
बताइए कितने होते हैं अव्यय के भेद? 4 होते हैं। और मैंने आपसे बताया हिंदी में जब कभी भी इस तरह से आ जाए चीजें कंठस्थ होनी चाहिए। कौन कौन से होते हैं? पहले तो याद रखना, पहला होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और यहां से हमारा क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा कौन सा होता है? समुच्चय बोधक। दूसरा अव्यय होता है हमारा समुच्चय बोधक। तीसरा अव्यय हमारा संबंध बोधक होता है। और चौथा हो जाता है हमारा विषमादि बोधक। क्लियर है? तो कितने भेद होते हैं? हमारे 4 भेद होते हैं अव्यय के, याद रखना। और यहाँ पे क्या दिया गया था, कौन सा अव्यय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? अव्यय के अंतर्गत आता है। और अव्यय हमारे अभिकारी होते हैं, इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा गया हमारा? लोकोक्ति से क्वेश्चन है। लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? तो बता रहे लोकोक्ति हमारा संस्कृत भाषा की होती है, सही है, जबकि मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, और लोकोक्ति हमारी संस्कृत भाषा की शब्द है। क्या दिया गया है? गरल सुधारिपु करही मिताई, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? बताइए क्या अर्थ होगा इसका हमारा? तो याद रखना, दो विरोधी स्वभाव वालों का आपस में मिल जाना वो क्या कहलाता है? हमारा असंगत का एक साथ हो जाना। उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, गरल सुधारिपु करही मिताई, लोकोक्ति का हमारा अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, व्याकरण की दृष्टि से वाक्य बताना है कौन सा हमारा सही नहीं है। कौन सा वाक्य हमारा जो सही रूप प्रदान नहीं करता? बताओ क्या हमारा सही नहीं है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है, वह सदैव ही सत्य बोलता है, तो इसमें ही शब्द गलत दे दिया है। ठीक है, वह सदैव सत्य बोलता है, ये हमारा ठीक है अब सही हो जाएगा यदि हम इसमें से ही अपना हटा दें। बाकी अन्य सब सही है। तो गलत पूछा था कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्या पूछा गया है? काल से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या दिया गया है? किस वाक्य में हेतु हेतु मत भूतकाल से क्वेश्चन है, भूतकाल का प्रयोग किया गया है। जब हेतु हेतु मत से क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें हमारी 2 क्रियाएं आती है और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। और क्वेश्चन पूछा गया है भूतकाल में, तो ये बिल्कुल फिक्स है, जो 2 क्रियाएं होंगी हमारी दोनों पास्ट की ही होंगी, अर्थात भूतकाल की ही होंगी। तो आप देखो किस वाक्य में हमारी 2 क्रियाएं दी गई है और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, वो हमारा भूतकाल हो जाएगा हेतु हेतु। बताओ, जैसे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सावधानी बरतते, ये बोल दिया है सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, सही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हेतु हेतु मध्य भूतकाल हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 क्रियाएं हैं, दोनों अपनी क्या है पास्ट में है और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर भी है। यदि सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, सही है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। जो हमारी क्रिया विशेषण होते हैं उसका हमारे 4 भेद होते हैं। ठीक, कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना चाहिए? एक होता हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण बतानी है। और चौथा होता हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं आपको याद रखना है? 4 होते हैं। और क्रिया विशेषण स्वयं किसका अंग होती है? तो ये हमारी क्रिया विशेषण अव्यय का ही एक अंग होती है। अव्यय या क्रिया विशेषण हमारे क्या होते हैं? सब अभिकारी होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारी होते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।